नमस्कार, 8 बजे की कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भिंड की खबर के साथ। भिंड में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है और फूक कस्बे के भदाकुर रोड पर कार और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की है। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई पत्नी से भी अभद्रता की गई है। कार सवार यूपी के बदायूं से दतिया जा रहे थे। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये देखिए, बीच सड़क पर मारपीट, और ऐसे में दो वाहनों की जब आमने सामने से टक्कर हुई तो गलती मानने को कोई तैयार नहीं। दबंगों ने कार सवार युवक को जमकर पीटा है, लाठी से पिटाई की गई है। हालांकि जब पत्नी बीच में आई तो उसे भी नहीं छोड़ा गया, उससे भी अभद्रता की गई है। कार और ऑटो की टक्कर के बाद यह मारपीट हुई है। दबंगों का कहर दिखाई दे रहा है और ऐसे में कार सवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए। रवि रमन, क्या है पूरा मामला? पुलिस क्या बीच बचाव के लिए पहुंची? क्या कुछ कार्रवाई की गई इसमें? अंत का मैं आपको बताऊं कि ये कल का देर शाम का मामला है, जहां पर यूपी के बदायूं से एक कार सवार दतिया के लिए शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे जो 719 है, वहां फूक कस्बे के पास बदाकुर रोड के पास एक ऑटो से मामूली सी टक्कर हुई। तो मामूली से टक्कर में दोनों के बीच मुंहबाद हुआ। मुंहबाद के बाद देखते ही देखते वहां स्थानीय लोगों के द्वारा इतना तांडव मचाया गया कि वीडियो देखकर लोगों के रूह कांप जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी मामूली सी गलती हो जाने के बाद लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और लाठी डंडों से पति पत्नी दंपति की जमकर मारपीट की गई। पत्नी न्याय की गुहार लगाती रही अंशिका कि मेरे पति को बस छोड़ दो और अगर कोई गलती है तो पुलिस स्टेशन ले जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं उन दबंगों के द्वारा बिल्कुल भी रहम नहीं बरता गया और लगातार लाठी डंडों से मारपीट की, पत्थर से पटक के मारपीट की और दौड़ा दौड़ा कर इतनी मारपीट की गई कि लोग हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात यह है, सरेराह दिन दहाड़े मारपीट कर होती रही। इतनी किसी ने जहमत नहीं उठाई कि पुलिस को सूचना दे दे और तत्काल पुलिस आ जाए। पास में ही थोड़ी दूर पर ही पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस स्टेशन से कोई भी पुलिस है। और सबसे एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी देर तक मारपीट होती रही, इतनी देर तक बीच रोड पर ये चलता रहा सब कुछ, लेकिन पुलिस का कोई भी एक सिपाही भी अगर यदि पेट्रोलिंग करता होता तो शायद ये और भी मतलब पहले ये जो हमला है उसको रोका जा सकता था। फिलहाल जो घबराए हुए पति पत्नी जो थे वो दतिया की ओर चले गए हैं। पुलिस से मेरी बात हुई है तो उनका कहना है अभी तक फरियादी पुलिस थाने नहीं आए हैं। जैसे ही पुलिस थाने में फरियादी आते हैं वैसे ही उनकी फरियाद पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। और फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को उठा जरूर लिया है, संदिग्ध लोगों। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से खबर आ रही है, जहां प्रोफेसर्स का अटैचमेंट समाप्त होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने अटैचमेंट खत्म कर दिया है। मूल काम में लौटने के आदेश जारी किए हैं। कॉलेज में 1 जुलाई से नया सत्र जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके बाद सरकारी कॉलेजों में 32% पद है अभी भी खाली। तो प्रोफेसर्स का अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जो अटैचमेंट्स दिए गए थे वो खत्म किया जा रहा है। मूल काम में लौटने के आदेश जारी किए गए, क्योंकि 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो चुका है, कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में सरकारी कॉलेज में 32% अभी भी पद खाली हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। युगल, भोपाल में जिस तरीके से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र इस बीच माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ फैसला लिया गया है और प्रोफेसर्स के लिए कब से ज्वाइनिंग, क्या कुछ कहा जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा का सत्र शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, चाहे वह स्कूल शिक्षा का हो या फिर उच्च शिक्षा का हो। और ऐसे में जो लोग भी मंत्री के यहाँ पर या फिर मंत्रालय में या दूसरे विभागों में जो प्राध्यापक अटैच हैं, चाहे वह प्रोफेसर हो, सहायक प्रोफेसर हो या सह प्रोफेसर हो, इन सभी को अब अपने अपने मूल विभाग में लौटने के निर्देश दे दिए गए, क्योंकि 1 तारीख से सत्र शुरू हो गया और ऐसे में अब बच्चों का अध्यापन कार्य का जो है वो शुरू हो जाएगा और बच्चों का अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। और यही कारण है कि उच्च विभाग ने अभी आदेश जारी किए कि सभी लोग अपने अपने मूल विभाग यानी जो कॉलेजेस है जहां पर उनकी पोस्टिंग है वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई का काम पूरा करें। देखिए, मध्य प्रदेश में वैसे ही लगभग 32% के आसपास प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के पद जो है वो खाली है। ऐसे में पर्याप्त जो है वो टीचर कॉलेजों में वैसे ही नहीं है और ऐसे में यदि ये लोग दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर काम करते रहेंगे तो कॉलेजों की पढ़ाई जो है प्रभावित होगी। और इसी उद्देश्य के साथ उस शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और सभी को निर्देशित किया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने मूल विभाग में वापस लौट जाइए, यानी कॉलेजों में वापस लौट जाइए, ताकि जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से संचालित होने लगे। देखिए, इसके पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया था। जो शिक्षक दूसरे विभागों में अटैच थे उन सभी को निर्देश दिए गए थे कि अपने अपने मूल विभाग में पहुंचे। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश साफ कहा गया था कि अपने अपने स्कूल में पहुंचे ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। देखिए, चुनाव का मौसम था और चुनाव के मौसम में इन लोगों को दूसरे विभागों में काम के लिए पदस्थापना दी गई थी, प्रतिनियुक्ति पर इनको भेजा गया था, लेकिन अब वो अटैचमेंट जो है वो अब समाप्त कर दिया गया और उस शिक्षा विभाग के सभी प्राध्यापकों को अपने अपने कॉलेजों लौटने के निर्देश दे दिए गए हैं। बने रहिए शैलेंद्र, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो शैलेंद्र भदौरिया जानकारी साझा कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। और एमपी वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार जो अलर्ट जारी किया है उसकी वजह से आने वाले दिनों में आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। मतलब ये कि अगले 3 दिनों के बाद भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान है, तो वहीं 14 से 15 जुलाई से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। खबर यह भी है कि अगले 48 घंटों में रीवा, जबलपुर समेत 24 जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर प्रदेश में अति बारिश होने वाली है और जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। तो भारी बारिश का सिलसिला। इस बीच मौसम विभाग ने इस बार जो अलर्ट जारी किया है उसे थोड़ा सा और भी ज्यादा सीरियस लेना होगा, क्योंकि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। शैलेंद्र भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मौसम विभाग ने इस बार कहा है कि आमतौर पर हमेशा से ही अलर्ट जारी किया जाता है बारिश को लेके, लेकिन इस बार का अलर्ट थोड़ा और भी ज्यादा सावधान करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है। बिल्कुल अंशिका, बिल्कुल। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से मेहरबान नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अभी जो पूर्वानुमान जारी किया गया है वो आने वाले 2 दिन के लिए, तो जो माफ कीजिएगा, जो बिंद का इलाका है वहां पर जो है वो भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी 48 घंटे तक वहां पर लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाले 14 और 15 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यानी अब तक की जो मौसम की सबसे तेज बारिश और लगातार होने वाली बारिश जो है वो 14 और 15 जुलाई को मध्य प्रदेश में हो सकती है। हालांकि अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि कहीं से भी इस तरह की बहुत ज्यादा खबरें नहीं आ रही हैं कि केवल ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ इलाकों को छोड़ दें कि कहीं जल भराव की स्थिति हो रही हो या गांव टापू बनेगा, इस तरह की स्थितियां अभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 14 और 15 तारीख को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 2 दिन लगातार अगर तेज बारिश होती है तो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भदौरिया जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल सावधानी की जरूरत है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आधे से ज्यादा भारत में मॉनसून ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है। यूपी से असम, उत्तराखंड से हिमाचल तक कहीं जमीन धंस रही है तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं और जमीनी इलाकों में बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल।
कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणिमहेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई। सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरा जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता है, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। तो वन मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान दायित्व के साथ उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार भी सौंपा गया है। अभी मंत्री केदार कश्यप के पास वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग का प्रभार है। नए दायित्व के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन मंत्री केदार कश्यप को बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम साय ने अपने संदेश में लिखा कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। युगल, एक बड़ी जिम्मेदारी, वन मंत्री केदार कश्यप को अब संसदीय कार्य मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
जी बिल्कुल, देखिए संसदीय पहले केदार कश्यप जल संसाधन और वन मंत्री थे, और जैसे ही बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया उसके बाद ये जो विभाग था वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव के पास चला गया था। और क्योंकि अभी अब विधानसभा का सत्र चलना है और ऐसे में उन्हें विधानसभा सत्र के पहले विष्णुदेव साय ने केदार कश्यप को ये जवाबदारी है वो सौंप दी है, और एक जो बड़ी अहम जिम्मेदारी है केदार कश्यप को दी गई है। केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, पूरा दारोमदार होगा। संसदीय कार्य मंत्री के नाते उन्हें बहुत सारी जो जवाबदारी है वो निर्वहन करना है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके एक्स में ट्वीट करके ये बधाई उन्हें दी है। तो अब ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के तमाम संसदीय कार्य को लेकर के उन्हें अहम जवाबदारी सौंपी गई है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए युगल तिवारी। भोपाल से खबर, विधायकों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। विधानसभा क्षेत्र में अब 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। 4 साल के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी और 40 करोड़ रुपए विधायक निधि से मिलेंगे। कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे। लेकिन ये 100 करोड़ विधायक कहां खर्च करेंगे, अपने विधानसभा के क्षेत्र में, और किन चीजों को जो है विकास के पथ पर लाया जाएगा, इसका एक पूरा रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपना होगा। डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा कि आखिर कौन से वो विकास कार्य है जिन पर ये रुपए खर्च होंगे। इसमें बता दें कि 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी तो 40 करोड़ रुपए विधायक निधि से मिलेंगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो 100 करोड़ रुपए हैं इनका विजन विधायक तैयार करेंगे, इस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और मुख्यमंत्री को देंगे, लेकिन कब से इसकी शुरुआत होगी शैलेंद्र? देखिए अंशिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग संभागों के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी से ये विजन डॉक्यूमेंट की डिमांड उन्होंने की है कि सब लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े विकास कार्य होने हैं जो छूट गए हैं उनको लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके उनके पास सौंपे। यानी रोड मैप जो है विकास का साढ़े 4 साल का मध्य प्रदेश सरकार का कैसा होगा विधानसभा को, उसको लेकर उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं। और निश्चित तौर पर चाहे वह स्कूल शिक्षा से जुड़े मामले हो, स्वास्थ्य से जुड़े मामले हो, पेयजल को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो या अन्य दूसरी आधारभूत सुविधाओं को लेकर हो, ये जो जानकारियां हैं वो अब विधायक जो है वो विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहे हैं। देखिए लगातार जो है वो बैठकें हो रही हैं, अलग अलग संभाग के जो विधायक आ रहे हैं उनके साथ वो बैठक कर रहे हैं और हर विधायक से उनकी विधानसभा में होने वाली परेशानियां और आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों की वो जानकारी लगातार जुटा रहे हैं। कल भी जिस तरीके से भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद अब ये निर्णय लिया है कि 4 साल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट विधायक तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद लगभग 100 करोड़ की राशि उनको आने वाले 4 साल के लिए आवंटित की जाएगी। ये राशि का लगभग 60% हिस्सा जो 60 करोड़ रुपए जो है वो जो है मध्य प्रदेश की सरकार देगी और उसके अलावा जो 40 करोड़ रुपए बचता है वो विधायक और सांसद की निधि से जो पैसा मिलता है उससे उस विधानसभा में खर्च किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि सभी इलाके का समुचित विकास हो, किसी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप या उपेक्षा की चीजें ना लगे। तो कई बार देखने को मिलता है कि बड़े शहर हो वहां पर विकास तेजी से नजर आता है, लेकिन जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे गांव हैं, वहां पर विकास की बाट जो लोग जो है वो अब तक जोहते रहते हैं। ऐसे में अब विधायकों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि अपने इलाके में जो भी आपको लगता है कि ये विकास कार्य होने चाहिए, चाहे वह बिल्डिंग्स को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, पेयजल को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तो जो भी आपको लगता है कि आपके इलाके में ये विकास होना चाहिए वो विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर आप सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को सौंपिए और उसके बाद सरकार आपके इलाके के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी इंतजार करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो है जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद से विकास कार्यों की शुरुआत होगी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एसआईटी की जांच जारी है। भीम आर्मी के किशोर नवरंगे को लेकर प्रदर्शन स्थल पर पुलिस पहुंची है और दशहरा मैदान में मौजूद भीड़ सहित तमाम तथ्यों की जानकारी भी ले रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। प्रदर्शन के बाद हुई थी आगजनी और हिंसा। पुलिस घटना स्थलों पर आरोपियों को लेकर जाकर पूछताछ कर रही है।
नीमच में नर्सिंग कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है। कुछ लोगों के द्वारा 2 दिन पहले कॉलेज की जमीन पर रातों रात चबूतरा बनाकर श्री राम दरबार की मूर्तियां बैठा दी गई हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने नगर पालिका की शिकायत पर मूर्तियों को हटा दिया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। उज्जैन में रईस जादव की करतूत अब वायरल हो गई है। एक युवक चलती कार के बोनट पर हेलमेट पहनकर लेटे हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर बैकऑफ होकर स्टंटबाजी की जा रही है। सड़क किनारे मौजूद एक युवक ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर युवक की तलाश में जुट गई है। स्टंट भी करना है, पहचान भी छिपानी है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये कहावत अब सच साबित होती। पहचान लिया गया है कौन है युवक और अब कार्रवाई में पुलिस जुटी है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। भिंड में दबंगों ने कार सवार युवक को जमकर पीटा। कार और ऑटो की टक्कर के बाद हुई मारपीट। उज्जैन में कार के बोनट पर युवक की स्टंटबाजी। हेलमेट पहनकर चलती कार की बोनट पर बैठा युवक। जांजगीर चांपा में डायरिया से बुजुर्ग की मौत। करमंदा में 34 लोग डायरिया से पीड़ित। कोरबा में लोगों ने युवक को पीटा। बच्चा चोरी कर भाग रहा था युवक। महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कार्रवाई। निलंबित कांस्टेबल सहदेव यादव गिरफ्तार। 11 बैंकों में 2 करोड़ की राशि फ्रीज। मंदसौर में नशे के कारोबार पर नकेल। 2 करोड़ की ड्रग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 180 किलो मावा और 120 किलो मिल्क केक जब्त। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। वित्त आयोग के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। रायपुर में उद्योग वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को दी है चुनौती। रायपुर दुर्ग का दौरा करेंगे सीएम साय। मितानिनों को राशि ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का सीएम ने विधायकों को दिया है निर्देश। अगले 4 साल के लिए रोड मैप तैयार करने की निर्देश। उच्च शिक्षा विभाग ने खत्म किया प्रोफेसर्स का अटैचमेंट। मूल काम में लौटने के आदेश जारी। बीएसएफ की लापता लेडी कांस्टेबल शाहना खातून और आकांक्षा निखर मिली। 6 जून से लापता थी दोनों कांस्टेबल। बलौदाबाजार हिंसा में पुलिस को मिली एक और सफलता। मुंगेली जिले का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार। अब तक 159 आरोपी गिरफ्तार। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एसआईटी की जांच जारी। भीम आर्मी के किशोर नवरंगे को लेकर प्रदर्शन स्थल पहुंची पुलिस। प्रदर्शन के बाद हुई थी आगजनी और हिंसा। छत्तीसगढ़ में गहरा सकता है जल संकट। राज्य के 80% डैम में पानी कम। नीमच में नर्सिंग कॉलेज की जमीन पर कब्जे की कोशिश। जमीन पर स्थापित की श्री राम दरबार की मूर्तियां। सूरजपुर में कोल माइंस में चोरी करने वाले गिरफ्तार। वर्कशॉप से स्क्रैप चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में हजारों पुलिसकर्मी आज करेंगे वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करेंगे वृक्षारोपण। एमपी में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 48 घंटों में रीवा, जबलपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।